रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आधारित ये चौथा ई लेक्चर है। इससे पहले 3 ई लेक्चर और इस विषय पर मेरे आ चुके हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लेना, जिससे कि रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है ईएफएम सेकंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध। और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस ई लेक्चर में, जो कि रोकड़ प्रवाह विवरण पर आधारित है। इस चौथे ई लेक्चर में कोष प्रवाह विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की तुलना हम समझेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या महत्व है इसको जानेंगे, और रोकड़ प्रवाह विवरण की क्या सीमा है इस पे चर्चा करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा रोकड़ प्रवाह विवरण पर आधारित ये वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 3 ई लेक्चर और मेरे इस विषय पर हैं, जिसमें रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ, रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट है, और विभिन्न उदाहरणों से रोकड़ प्रवाह विवरण को समझाया गया है। तो आप तीनों ई लेक्चर जो रोकड़ प्रवाह विवरण के पहले मेरे हैं वो जरूर आप देख लेना। तो अपन प्रारंभ करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में तुलनात्मक अध्ययन। कोष प्रवाह विवरण जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोष की व्यापक अवधारणा यानी कार्यशील पूंजी पर आधारित है, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण कोष की संकुचित अवधारणा यानी केवल रोकड़ पर आधारित है। हालांकि इसमें कार्यशील पूंजी से संबंधित एक तत्व है रोकड़, और इसके अलावा अन्य तत्व जैसे देनदार, स्कंद, अस्थायी विनियोग, प्राप्त विपत्र आदि इसके अन्य तत्व हैं। दूसरा है कोष प्रवाह विवरण चालू संपत्ति और चालू दायित्व में परिवर्तन को प्रकट नहीं करता है, यानी इस विवरण में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए अलग से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कहते हैं कोष प्रवाह विवरण में। जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए किस प्रकार की ऐसी किसी अनुसूची को तैयार नहीं किया जाता है, तथा स्थायी के साथ साथ सभी चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों में परिवर्तन को रोकड़ प्रवाह विवरण में सारांशित रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसको रोकड़ प्रवाह विवरण में ही करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, उसमें उसका जो प्रभाव है उसको दिखाया जाता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में इसके लिए अलग से स्टेटमेंट बनाया जाता है। आगे अंतर देखते हैं अपन। कोष प्रवाह विवरण
कार्यशील पूंजी में हुए परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करता है कि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन क्यों हुआ है, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में हुए परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करता है। यानी रोकड़ प्रवाह विवरण खासतौर से रोकड़ पर फोकस्ड है। अगला है कोष प्रवाह विवरण मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त पोषण के नियोजन में उपयोग होता है। यानी मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय योजना में कोष प्रवाह विवरण मददगार रहता है, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण व्यवसाय में अल्पकालीन विश्लेषण रोकड़ नियोजन के लिए अति उपयोगी होता है। आगे है कोष प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए लाभ हानि खाते को रोकड़ पद्धति में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी लाभ हानि जो खाता एडजस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं कोष प्रवाह विवरण के निर्माण में, उसमें उसको रोकड़ पद्धति के अनुसार उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रोकड़ प्रवाह विश्लेषण में लाभ हानि खाते को व्यापारिक पद्धति से रोकड़ पद्धति में बदलकर परिचालन क्रियाओं में रोकड़ की गणना की जाती है, जबकि इसमें जो लाभ हानि खाता है उसको रोकड़ पद्धति में बदला जाता है। आगे है कोष प्रवाह विवरण में रोकड़ में परिवर्तन को कार्यशील पूंजी विवरण में दर्शाया जाता है। रोकड़ में जो परिवर्तन हुआ है उसको कार्यशील पूंजी में दर्शाया जाता है कोष प्रवाह विवरण में, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष को दिखाया जाता है। अगला है कोष प्रवाह विवरण का प्रकाशन अनिवार्य नहीं होता है, जबकि रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए कहा गया है लेखांकन मानक 3 संशोधित के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रकाशन सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। अब आगे अपन करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण अपन ने किया, उसके जो विभिन्न उदाहरण उसको किया। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, कितना ये उपयोगी है। चूंकि रोकड़ प्रवाह लेखांकन के आधार पर आधारित है, लेखांकन के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है, अतः संस्था की रोकड़ स्थिति का मूल्यांकन करने में बहुत उपयोगी होता है। संस्था की रोकड़ स्थिति क्या है, उसका विश्लेषण, उसका मूल्यांकन, उसकी कितनी आवश्यकता है, कितना एकत्रित हो गया है, इसके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं यह प्रदान करता है, इसलिए यह उपयोगी है। इस विवरण को तैयार करने एक संस्था यह जान सकती है कि संस्था कितनी रोकड़ सर्जन होगा, विभिन्न भुगतानों के लिए कितने रोकड़ की आवश्यकता पड़ेगी, तथा संस्था रोकड़ की भविष्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के अच्छे ढंग से योजना इसके आधार पर बना सकती है। यानी रोकड़ संबंधित तमाम प्रकार की जो योजना है, क्योंकि रोकड़ संबंधित सारी जानकारी इससे मिल जाती है, तो योजना बनाना इससे आसान हो जाता है। ऐतिहासिक एवं प्रक्षेपित रोकड़ प्रवाह विवरणों, तुलना विचरण एवं निष्पादन में कमी को ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है, जिससे कि संस्था तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करने में
समर्थ हो सके। अतः संस्था और अंत संस्था रोकड़ प्रभाव विवरणों की एक श्रृंखला के अध्ययन से प्रकट होता है कि एक समय अवधि में स्वयं संस्था में या संस्थाओं तुलना में संस्था की तरलता अर्थात अल्पकालीन देय क्षमता में क्या सुधार हुआ है या गिरावट हुई है, इसकी जानकारी इससे रोकड़ प्रभाव विवरण से मिलती है। इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। दीर्घकालीन रोकड़ नियोजन में सहायता प्रदान करता है। ये दीर्घकालीन नियोजन में मुख्य रूप से क्या है, पूंजी बजट निर्णय के लिए लेने के लिए यह महत्वपूर्ण है रोकड़ प्रभाव विवरण, क्योंकि अल्पकालीन की जानकारी प्रदान करता है। तो अल्पकालीन के आधार पर ही दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है, इसलिए यह पूंजी बजट में सहयोगी है। यह संस्था द्वारा रोकड़ के लिए विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालता है तथा संस्था में पर्याप्त लाभ होने के बाद भी कमजोर रोकड़ स्थिति के कारणों को अच्छी तरह स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यह कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता करता है, जैसे शुद्ध लाभ का क्या हुआ, लाभ कहां गया, उपलब्ध पर्याप्त लाभ भी अधिक लाभांश क्यों नहीं दिया गया, उपलब्ध मतलब लाभ अधिक था फिर भी अधिक लाभ क्यों नहीं दिया गया। ऐसे प्रश्नों के उत्तर इस विवरण से मिलते हैं। अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण के लिए कोष प्रभाव विवरण की अपेक्षा रोकड़ प्रभाव विवरण अधिक उपयोगी होता है। लेखांकन मानक AS3 के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रभाव विवरण तुलना करने के लिए कोष प्रभाव विवरण की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसको बनाना अनिवार्य है। AS3 के अनुसार जो जितनी भी सूचीबद्ध कंपनियां हैं उसको अनिवार्य रूप से इसका निर्माण करना पड़ता है। इसे तुलनात्मक जो अध्ययन है वो कोष प्रभाव विवरण की अपेक्षा इसके द्वारा अधिक अच्छी प्रकार से हो सकती है। इसलिए ये रोकड़ प्रभाव विवरण अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक उपयोगी है। रोकड़ प्रभाव विवरण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्यों उपयोगी है, परिचालन यानी ऑपरेटिंग, निवेशन यानी इन्वेस्टमेंट एवं वित्तीय यानी फाइनेंशियल क्रियाओं एक्टिविटीज के अंतर्गत वर्गीकृत की गई समस्त क्रियाओं की सूचना प्रस्तुत करता है। अलग से ये तीनों के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है कि इनमें कहां से कैश इनफ्लो हुआ है और कहां कैश आउटफ्लो हुआ है, इन तीनों क्रियाओं में। तो उससे एक वर्गीकरण के आधार पर एक पूरा चित्रण जो प्रबंधक है उसके सामने रोकड़ की जानकारी का आता है, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उसे सहायता प्रदान करता है। लेकिन इस विवरण की कुछ सीमाएं हैं। वो क्या सीमा है उसको भी देख लेते हैं अपन। चूंकि रोकड़ प्रभाव इस विवरण की कुछ सीमाएं हैं। लेखांकन रोकड़ वो क्या सीमा है, आधार पर आधारित होता है, उसको भी देख लेते हैं अपन। इस प्रकार ये लेखांकन की उपार्जन आधार, चूंकि रोकड़ प्रभाव विवरण अवधारणा की उपेक्षा लेखांकन रोकड़ जो लेखांकन के उपार्जन आधार पर आधारित होता है, का जो आधार है, प्रकार ये लेखांकन की उपार्जन आधार की गैर रोकड़ की उपेक्षा करता है। जो प्राप्तियां हैं लेखांकन की उपार्जन रोकड़ जो खर्चा है, क्षमता का जो आधार है, उसको इसमें शामिल नहीं किया, उसकी उपेक्षा करता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कार्यशील पूंजी प्राप्तियां हैं कि एक व्यापक गैर रोकड़ जो खर्चा है, अतः कोष इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
रोकड़ प्रवाह विवरण की अपेक्षा कुछ लोग कहते हैं कि कार्यशील पूंजी कोष की एक व्यापक अवधारणा फंड फ्लो स्टेटमेंट में कार्यशील पूंजी का कोष से बनाया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण की अपेक्षा अधिक व्यापक पता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो कार्यशील पूंजी का विवरण अलग से बनाया जाता है। कहते हैं कि वो कोष प्रवाह विवरण और अधिक व्यापक पता है फंड फ्लो स्टेटमेंट अधिक प्रस्तुत करता है, या इसलिए सही सक्षम जो स्थिति है रोकड़ प्रवाह कहते हैं किसी फंड की लाभदायकता का आकलन करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, अधिक प्रस्तुत करता है, या क्योंकि परिचालन क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह की गणना करने में गैर किसी फंड की लाभदायकता का आकलन करने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है, इसलिए सही लाभदायक परिचालन क्रियाओं इस विवरण से रोकड़ प्रवाह की गणना करने में गैर रोकड़ प्रवाह विवरण आय विवरण का नहीं स्थापन नहीं होता है, इसलिए सही लाभदायक आय विवरण का सहायक इस विवरण से नहीं हो सकती, ये इसकी सीमा मानी गई है। पूरक होता है रोकड़ प्रवाह विवरण आय विवरण का स्थापन नहीं होता है, फर्म आय से नहीं है, आय विवरण का सहायक या आगे है रोकड़ प्रवाह विवरण पूरक कोष प्रवाह विवरण शुद्ध रोकड़ का भी स्थापन नहीं होता पर फर्म आय से नहीं, ऐसे कारणों से संबंधित जानकारी प्रदान आगे है रोकड़ प्रवाह विवरण कोष से कार्यशील पूंजी में वृद्धि या का भी स्थापन नहीं होता, और आखिरी है कारणों से संबंधित रोकड़ प्रवाह विवरण का तुलनात्मक अध्ययन जिनसे कार्यशील पूंजी में परिणाम प्रदान कर सकता है, भ्रम पैदा होता है क्योंकि इसको बनाना, और आखिरी है इतना आसान नहीं होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण का कई चीजें इसमें शामिल की जाती है, आप लोगों ने परिणाम प्रदान कर सकता है, भ्रम पैदा रोकड़ प्रवाह विवरण को बनाना पर आधारित इतना आसान नहीं होता है, ई लेक्चर कई चीजें इसमें शामिल की जाती है और सुना तो आप लोगों ने रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष आधारित विवरण में तुलनात्मक अध्ययन लेक्चर देखा, रोकड़ प्रबंध और सुना प्रवाह विवरण की उपयोगिता की रोकड़ प्रवाह विवरण कोष विवरण में तुलनात्मक स्टेटमेंट की क्या क्या सीमाएं, रोकड़ प्रवाह विवरण की उपयोगिता, और आप सभी का पुनः धन्यवाद। आपने ये लेक्चर जो है वो स्टेटमेंट की क्या क्या कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको समझा। जय हिंद, आप सभी का पुनः धन्यवाद। आपने ये